हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज देखेंगे कक्षा 10th की हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में पद्यांश कैसे हल करें। काफ़ी बच्चे कमेंट्स करते हैं कि मैम पद्यांश हल करने के लिए बता दीजिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पद्यांश हल कर सकते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। उसमें बोलता है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखिए। तो कुछ बच्चे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तो करते हैं लेकिन काव्य सौंदर्य छोड़ देते हैं, जिस वजह से क्या होता है उनके नंबर कट जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखने के लिए बताएंगे। बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे बच्चे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आप पद्यांश को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बोर्ड एग्जाम का एक पेपर ले रखा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है आपको करने के लिए। देखिए, ये चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको काव्य सौंदर्य भी लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2 पद्यांश दिए गए हैं। देखिए, क और ख। ठीक है, तो 2 पद्यांश यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जिसमें से आपको किसी एक को करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये आपको आ रहा है, इसके मतलब लेखक कौन है, ये मतलब इसके कवि कौन है और ये कौन से अध्याय का है, तो यदि आपको इसको ये पता है तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, और यदि आपको ये आ रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से किसी को भी एक को ही आपको करना है, जिसके लिए आपको 6 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, यदि आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखते हैं तो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको हम बताएंगे। ठीक है, काव्य सौंदर्य हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम संदर्भ पे बात करेंगे, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, उसके बाद काव्य सौंदर्य की बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट, यदि आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एक हम कोई भी पद पढ़ते हैं। पहले देखिए, कोई भी पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग विना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर, देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको इसको पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका व्याख्या करने आपको आना चाहिए। ठीक है, काफी बच्चों को व्याख्या करने नहीं आता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अगर मेरे साथ तैयारी करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम की तो हिंदी में आपका 70 नंबर का आता है ना, 65 नंबर हम आपको दिलवाएंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों को तैयार करना है और अपनी तैयारी बहुत ही आसान तरीके से हम आपको करवाएंगे। ठीक है, और क्या करना है, आपको एकदम रेगुलरिटी बना के चलना है, मतलब आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है। ठीक है, और चीजों को रिवाइज करते हुए चलना है। प्रश्नों को हम आपको बताएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं को आपको तैयार करना है। ठीक है, तो हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश हैं जो हम आपको सॉल्व करा देंगे, तो उसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है, यदि आपको व्याख्या करने नहीं आता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको,
सबसे पहले आपको पैराग्राफ को इसको पद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि इसके कवि कौन है, ये किस अध्याय का है। ठीक है, तो आप इसको अगर पढ़े हैं तो आप जान पाएंगे कि ये आपकी कौन से अध्याय का है। तो ये आपके 7वें अध्याय का है, जिसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम क्या है, स्वदेश प्रेम। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले हम संदर्भ लिखना सिखाएंगे, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या लिखना सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, जो प्रश्न जो है, ये देखिए ये जो प्रश्न है 4था नंबर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रश्न संख्या डालना है 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 डाल देते हैं। और आप कौन सा इसमें हल कर रहे हैं, क हल कर रहे हैं कि ख हल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ख हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बगल में डाल देंगे ख। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें डाल देंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये, आप समझिए, बहुत आपके दिमाग में सीधा घुसेगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन हम इस वीडियो में आपको सिखा करके ही जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, जो भी आप पद्यांश हल कर रहे हैं उसका जो पहला वाला लाइन है उसमें का आपको 1 से 2 शब्द ले लेना है, और जो यहाँ पे आपकी लास्ट वाली जो लाइन है, ठीक है, इसमें से आपको 1 शब्द या फिर 2 शब्द ले लेने हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिया है सच्चा प्रेम, ये जो सच्चा प्रेम है, और यहाँ पे लास्ट में विकसित है, तो ये मैंने लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डैश डैश करके लिख देना है, जिससे एग्जामिनर जो है वो तुरंत समझ जाएगा कि आपने इसी को हल किया है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें आपको संदर्भ कैसे लिखना है, आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से संदर्भ, और इसमें लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पाठ का नाम और कवि कौन है इनके। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, तभी आप संदर्भ लिख पाएंगे। तो इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है, आपको पाठ का नाम मतलब अध्याय का नाम और कवि का नाम जो है आपको ब्लैक पेन से डालना है। ठीक है, और इन्वर्टेड कामा में उसको बंद कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब प्रसंग, काफी बच्चे प्रसंग नहीं लिख पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं किसको, इस चीज को। इसको आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कवि कह क्या रहे हैं, कवि क्या कह रहे हैं, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं, इसकी पहले हम आपको व्याख्या करके सुनाते हैं। ठीक है, पहले इसकी व्याख्या सुनिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें कवि क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ देखिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मा बलि पर हो निर्भर। मतलब क्या कह रहा है, सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्म त्याग की भावना होती है। ठीक है, अर्थात आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। मतलब इसमें क्या कह रहा है, सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन है, त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव आगे रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कवि कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे वाली लाइन क्या है, देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें, देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमारहित त्याग से सुशोभित होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसका अर्थ। आगे देखेंगे, आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। क्या कह रहा है इसमें, मतलब देश प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना है, देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है। क्या कहा जा रहा है इसमें, देश प्रेम की भावना से जो है वो मनुष्य की आत्मा क्या होती है, विकसित होती है। आत्मा के विकसित से क्या, आत्मा के विकसित से मनुष्य का विकास होता है। मतलब जब आत्मा का जब विकास होता है तो मनुष्य का विकास होता है। तो ये यहाँ पे कवि कह रहे हैं। तो आपका इसका सार क्या समझ में आ रहा है कि कवि जो है वो त्याग और बलिदान को ही क्या कहते हैं, सच्चा प्रेम मानते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना होता है, प्रसंग में आपको एक उसका की पॉइंट या फिर कह सकते हैं सारांश लिखना होता है। सारांश या फिर कह सकते हैं एक तरीके से
उसका उद्देश्य लिखना होता है कि इसका उद्देश्य क्या है, कवि कहना क्या चाहते हैं, इसका सार लिखना होता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए आपको पद्यांश में हेडिंग डालना है, आपको प्रसंग हेडिंग डालना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। ठीक है, तो मतलब कवि जो इसमें कह रहे हैं उसी को आपको लिख देना है कि मतलब कवि क्या कह रहे हैं उसी को आपको प्रसंग में लिखना है। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत होगी, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमें बताइएगा जरूर, लेकिन आपके माइंड में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको प्रसंग में क्या लिखना होगा, उसका की पॉइंट, मतलब उसका जो सार है, मतलब कवि कहना क्या चाहते हैं, उस कविता में कवि कहे क्या है, आपको वो लिखना है प्रसंग में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका व्याख्या कर देना है। व्याख्या आपको मैंने पहले से लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे व्याख्या लिख देना है। ठीक है, तो व्याख्या में आपको क्या लिखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही इसका अर्थ बता दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख करके भी एक बार दिखा दी हूँ आपको और एक बार पढ़ देती हूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका व्याख्या है, कवि कहते हैं। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, लिखना है ये कवि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, फिर लिखा है सच्चा प्रेम वही है जिसकी, पहले लिखना है आपको कि कवि कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्म त्याग की भावना होती है। ठीक है, जैसा कि इसमें कहा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि कवि कहते हैं, उसके बाद इसका जो है अर्थ है आपको यानी कि व्याख्या करके लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। आपको अगर व्याख्या करने नहीं आता है तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इम्पोर्टेंट जितने भी पद्यांश और गद्यांश हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, आप उसी को याद कर लीजिएगा, आपके 6 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस से अपनी तैयारी करते हैं तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए व्याख्या क्या है, कवि कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्म त्याग की भावना होती है, अर्थात आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या कह रहे हैं इसमें, अपने प्राणों को भी अगर न्यौछावर करना पड़े सच्चे प्रेम के लिए तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, मतलब बलिदान को ही तो वो सच्चा प्रेम मान रहे हैं, तो आपको वही प्रसंग में लिख देना था। ठीक है, आगे देखिए, बिना त्याग के प्राणहीन है, मतलब प्रेम बिना त्याग के प्राणहीन है प्रेम, मतलब उसका कोई प्रेम जो है वो प्राणहीन यानी कि मरा हुआ है, तो बिना त्याग के कोई प्रेम नहीं है, ऐसा कवि का कहना है। ठीक है, आगे देखते हैं, त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है, मतलब त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार, मतलब जो प्रेम होता है उसी में प्राणों का संचार होता है, मतलब वृद्धि होती है। ठीक है, आगे देखेंगे, अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव आगे रहना चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सच्चे प्रेम के लिए क्या करने के लिए आगे रहना चाहिए, त्याग करने के लिए, बलिदान करने के लिए आगे रहना चाहिए, तो यही कवि कह रहे हैं और यही आपको क्या लिखना है, प्रसंग में लिख देना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे प्रेम के लिए आवश्यक माना है, तो यही आपको प्रसंग में लिख देना है। ठीक है, और ये जो मैं आपको लेकर के आई हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्याख्या, मतलब पद्यांश। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर तैयार करिएगा। आगे देखेंगे, देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है, आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये व्याख्या थी। अब यहाँ पे आपको काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है, काफी बच्चे संदर्भ प्रसंग व्याख्या तो कर दिए लेकिन काव्य सौंदर्य छोड़ के चले आते हैं, लेकिन हमारे बच्चे पूरे कंप्लीट करके आएंगे। ठीक है, आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्य सौंदर्य सब लिख करके आना है अपने बोर्ड एग्जाम में, तभी तो आप 95% या फिर 90% पे आएंगे। ठीक है, तो तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है। तो काव्य सौंदर्य को आपको कैसे लिखना है, ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये हम आपको रटवाने वाले नहीं है, हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि काव्य सौंदर्य कहते किसे हैं, काव्य सौंदर्य है क्या। ठीक है, तो पहले देखिए, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बस आप लोग समझिए। ठीक है, काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य क्या है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि काव्य सौंदर्य है क्या, आप इसको समझिए।
तो ठीक है, पहले इसको समझिए काव्य सौंदर्य है क्या। देखिए काव्य, उसके बाद आता है सौंदर्य। ठीक है, चीजों को पहले समझने की कोशिश करिए। काव्य मतलब क्या होता है? काव्य मतलब होता है कविता। ठीक है, काव्य मतलब क्या होता है? कविता होता है, सॉरी। ठीक है, काव्य मतलब कविता होता है। उसके बाद सौंदर्य मतलब क्या होता है? सुंदरता। काव्य मतलब क्या होता है? सुंदरता होता है। इसका मतलब क्या हो गया? काव्य सौंदर्य का मतलब क्या हो गया? काव्य सौंदर्य का मतलब हो गया काव्य की, कविता की सुंदरता। क्या हो गया? कविता की सुंदरता। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको कविता की सुंदरता लिखना है। अब कविता की सुंदरता किससे बनती है? तो आपको यहाँ पे भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, यही सब तो बताने हैं। यही, इसी से तो कविता की सुंदरता बढ़ती है। कवि जब किसी भी कविता को लिखता है तो इन सभी चीजों का प्रयोग करता है, तभी तो कविता की सुंदरता बढ़ती है, तभी तो कविता में सुंदरता आती है। तो यहाँ पे ये जो आपको पद्यांश दिया गया है, तो आपको इसमें से बताना है कि कविता की सुंदरता क्या है। तो आपको इसमें बताना है कि इसकी भाषा क्या है, इसकी शैली क्या है, इसका रस क्या है, इसका छंद क्या है, इसका अलंकार क्या है, इसका गुण क्या है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, बहुत तो ध्यान से सुनिए, हम आपको आज सिखाएंगे जरूर। ठीक है, तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको काव्य सौंदर्य हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको फर्स्ट पे ऐसे 1 लिखना है। और इसमें आपको क्या लिखना है? पहले आपको क्या लिखना है कि इस जो कविता है ना, इस कविता में मतलब किस प्रकार से क्या कहा गया है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? इसमें लिख देना है प्रस्तुत पद में, या फिर जो ये पद दिया गया है, इस पद में देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भावों पर प्रकाश डाला गया है। मतलब देश प्रेम की उन्नति के लिए, उत्पत्ति के लिए, ठीक है, तो उसकी बातों पर यहाँ पे जिक्र किया गया है, उसी पर हमें बात की गई है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रस्तुत पद में देश प्रेम की उत्पत्ति, देश प्रेम की उत्पत्ति। ठीक है, क्या डालना है? देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भावों पर प्रकाश डाला गया है। मूल भावों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, कहेंगे कि बच्चे कहेंगे कि ये कैसे लिखना है? तो मैंने बताया ना आपको कि इसमें मतलब वो जो कविता आपको दी गई है, जो पद आपको दिया गया है, तो उसमें क्या बात किया गया है, तो वही आपको, जैसे कि प्रश्न को आपको किस तरीके से लिखना होता है। ठीक है, तो आपको वही जानना है कि क्या इसमें मतलब इस पे एग्जैक्ट बात क्या हो रही है। ठीक है, तो देश की उन्नति की बात इसमें हो रही है। ठीक है, तो वो आपको इसमें लिख देना है। उसके बाद आपको सेकंड क्या डालना है? आपको इसमें भाषा डालना है। ठीक है, तो आपको सेकंड डालना है भाषा। तो यहाँ पे आप 2 नंबर लिखेंगे और लिखेंगे भाषा। बताना है आपको कि ये जो काव्य है, मतलब ये जो पद है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो आपको वो बताना है। तो आप कैसे जानेंगे कि ये कौन सी भाषा का है? ठीक है, तो जैसे कि सूरदास जी हैं, वो अपनी सारी किसमें लिखते हैं? वो ब्रज भाषा में लिखते हैं। ठीक है, तो आपको भाषा जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि ये इसको लिखे कौन है। तो आपको तो पता है कि राम नरेश त्रिपाठी जी लिखे हैं। तो राम नरेश त्रिपाठी की भाषा क्या है? तो उनकी भाषा है खड़ी बोली। ठीक है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो पता होगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है राम नरेश त्रिपाठी का क्या भाषा है? खड़ी बोली है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे खड़ी बोली लिख देना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो आप नहीं लिख पाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपको खड़ी बोली। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। आगे देखिए, अब आपको क्या लिखना होता है? अब आपको शैली लिखना होता है। ठीक है, तो आपको शैली लिखना है। तो इसमें आपको हेडिंग डालना है शैली। ठीक है, तो बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बता रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको डालना है कि शैली किस प्रकार से लिखा गया है, किस तरीके से लिखा गया है, लिखने का तरीका क्या है, ये इसमें बताना होता है। ठीक है, तो इसमें लिखने का तरीका क्या है? उद्बोधन। ठीक है, या फिर उद्बोधनात्मक। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत ही सरल है। ठीक है ना, तो इस लिखने का यही तरीका है इनका। अब क्या लिखेंगे? अब इसमें हम लिखेंगे गुण, कि इसमें कौन से गुण हैं। ठीक है,
तो आपको इसको गुण में लिखना है, तो इसका गुण कैसे जानेंगे आप, वो भी हम आपको सिखाएंगे। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए गुण कैसे जानेंगे आप, तो गुण को जानने के लिए आपको देखिए गुण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिए, जैसे कि गुण जो होता है कि गुण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, तो समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो देखिए एक होता है ओज गुण, ठीक है, एक होता है ओज गुण और दूसरा होता है माधुर्य गुण, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, माधुर्य गुण, और तीसरा होता है प्रसाद गुण, प्रसाद गुण, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 गुण दिए जाते हैं। अब आप पहचानेंगे कैसे कि ओज गुण कौन सा है, माधुर्य गुण कौन सा है, प्रसाद गुण कौन सा है। तो देखिए जिसमें क्रोध, ठीक है, जिसमें क्रोध की बातें की गई हूँ, जिसमें जोश की बातें की गई हूँ और जिसमें उत्साह की बातें की गई हूँ। बहुत ही आसान ट्रिक बता रहे हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिएगा जरूर। तो जिसमें क्रोध, जोश, उत्साह की बातें की गई हो वो कौन सा, उस पद में कौन सा गुण होगा, तो उसमें ओज गुण होगा, ठीक है। अब देखिए जिसमें, सॉरी पेन थोड़ा सा दिक्कत है, देखिए जिसमें कोमल बातें की गई हूँ, ठीक है, जिसमें मधुर बातें की गई हूँ, वो कौन सा अलंकार होगा, मतलब सॉरी वो कौन सा गुण होगा, तो वो माधुर्य गुण होगा, ठीक है। वो कौन सा, माधुर्य गुण होगा, ठीक है, माधुर्य गुण होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब प्रसाद गुण कौन सा होगा, तो जिसमें आसान शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जिसमें आसान शब्दों का प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक्स बता दिया ना कि किस तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो गुण देखिए 3 प्रकार के होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। तो इसमें से आपको पहचानना होगा, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कौन सा गुण होगा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रेम के लिए बलिदान करना हो चाहिए या फिर त्याग करना चाहिए। तो ये जोश भरी बातें नहीं हो रही हैं कि प्रेम के लिए हमें बलिदान करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, ये सब चीजें प्राणहीन हैं। तो ये सब चीजें क्या हो रही हैं, ये जोश भरी बातें इसमें हो रही हैं। तो ये चीजें आपको समझना है। तो ये कौन सा गुण है, तो ये ओज गुण है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, इसमें ओज गुण लिखना है। तो आपको क्या लिख देना है, सीधा सिंपल आपको क्या लिखना है, ओज गुण। तो ऐसे लिख देंगे ओज गुण, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ओज गुण लिख देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी अगर मधुर कोमल बातें की गई हो तो वो माधुर्य गुण हो जाएगा और जिसमें आसान शब्दों का प्रयोग किया गया हो वो प्रसाद गुण हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं। अब जो है आपको लिखना क्या होगा, अब आपको लिखना होगा रस, ठीक है। इसमें कौन सा रस है और आपको लिखना होगा इसमें कौन सा छंद है, ठीक है। और आपको लिखना होगा इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो ये आपको लिखना होगा, ठीक है। आपको रस, छंद, अलंकार, तो 7 स्टेप जो है ये आपको लिखने होंगे, ठीक है। यदि आपको पता है ना तो आपको समझने में थोड़ी सी भी आसानी, मतलब कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप तो मतलब तुरंत उसको समझ जाएंगे और भाषा कौन सी है वो लिख देंगे, शैली कौन सी है वो लिख देंगे, गुण कौन सा है वो लिख देंगे, रस क्या है, छंद क्या है, ये सब चीजें आपको डाल देना है, ठीक है। अगर आप इतना नहीं करते हैं ना तो आपके नंबर कटते हैं, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो रस, छंद, अलंकार कैसे लिखना है आपको, उसको आपको पहचानने आना चाहिए कि इसमें कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है। इस पर भी मैंने एक बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो बनाया है। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको देखिए और सीखिए कि मतलब कैसे पहचाना जाता है कि इसमें कौन सा रस है, कैसे पहचाना जाता है कि इसमें कौन सा छंद है, कैसे पहचाना जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो बहुत ही डीपली से मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो उस चीजों को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीजें मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर सकती क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाने के कारण उसको आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आज चीजें आप सीख लीजिए, बाकी मैंने इसमें बता ही दिया है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि आप इतने स्टेप पूरे करके लिखते हैं तो 100% गारंटी है आपको 6 में 6 मिलेंगे। आपको एक और काम क्या करना है, अपनी राइटिंग को एकदम खूबसूरत तरीके से बनाना है, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी सी भी गड़बड़ है ना तो आपको अपनी राइटिंग को सुधारना होगा। आपको अभी से प्रैक्टिस करना होगा और अपनी राइटिंग को बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना होगा, ठीक है।
तो ये वीडियो आपको कितनी पसंद आई, कितनी हेल्पफुल रही, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं, ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग क्लास 12th की सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं या फिर हिंदी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, तो आप इस चैनल से एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस पे आप अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको महत्वपूर्ण पद्यांश और गद्यांश चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।